गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप देखेंगे जो आपकी स्पाइस क्रॉप्स हैं, फेनल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सौंफ। क्या कहते हैं? सौंफ। तो इसके बारे में देखेंगे आप लोग। ये भी मसाले के अंतर्गत आती हैं और ये भोजन को ये भी बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हैं। इसके अंदर भी क्या है? वाष्पशील ऑयल पाया जाता है। देखिए इसमें एनीथॉल है। एनीथॉल की वजह से इसमें सुगंध आती है और ये भोजन को स्वाद करता है। तो ये ध्यान रखिए, ये जितनी भी स्पाइस क्रॉप्स हैं उनकी वेराइटीज और बीज दर ये आपको याद करके रखना है, क्योंकि बोर्ड बीज दर में प्रश्न उठाता है या फिर किस्म में उठाता है। तो ये ध्यान रखिए, ये 2 नंबर में प्रश्न बन जाते हैं स्पाइस क्रॉप्स के अंदर। तो ये आप लोग आज इस फेनल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखना, मैं लिख रहा हूं फेनल, FENNEL, फेनल। ये देखिए बेटा, यहां पर ये ई है। कई बार आप लोग वो शब्द स्पष्ट दिखते नहीं और गलत कर देते हैं। तो ये फेनल है, FENNEL, फेनल, जिसको हम हिंदी में सौंफ कहते हैं। सौंफ। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, चमक भी अच्छी होती है इसके अंदर। इसमें रेशे पाए जाते हैं और रंग भी हरा होता है इसका, जिसको बहुत सारे व्यक्ति खाना खाने के बाद में इसका उपयोग करते हैं। ये भोजन को लचीला बनाने का कार्य करता है, पेट को साफ करता है, व्यक्ति के पेट में ठंड रखता है। तो ये ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पर जो ये सौंफ है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूं इसको, तो आप लोग देखेंगे फेनल। फेनल, जिसको हिंदी में सौंफ के नाम से जानते हैं, सौंफ। ठीक है ना। अन्य फसलों का जिस प्रकार से आपने वर्गीकरण किया है उसी प्रकार से इस स्पाइस क्रॉप्स का करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे बेटा आप लोग वानस्पतिक नाम। ये देखिए, इसका वानस्पतिक नाम क्या है सौंफ का। बहुत सारे लोग क्या है, खरीद कर लाते हैं लेकिन खेती नहीं करते हैं। और इसकी खेती करने में ज़्यादा, जिस प्रकार से आपने जीरे की, धनिया की खेती की है, उसी प्रकार से इसकी खेती करना होता है। यदि किसान थोड़ा सा मस्तिष्क रखता है तो इसकी खेती भी कर सकता है। इसके बीज हैं वो अच्छे भाव में बिकते हैं। ये जो अन्य फसल बोते हैं उससे तो कई गुना अच्छी फसल है ये। तो ये ध्यान रखिए, इसका जो वनस्पति नाम है फोनिकुलम वल्गेयर। देखिए आप लोग, फोनिकुलम वल्गेयर। ये देखिए आप, फोनिकुलम वल्गेयर। ठीक है। यहां पर देखना, मैंने वंश लिखा है, अभी जाति बाकी है। तो आप लोग इसके बारे में देखना, बहुत सारी बुकों के अंदर एक ही मात्रा लगा रखी है, जिसे फोनिकुलम वल्गेयर कर रखा है, लेकिन इसका जो शुद्ध नाम है ये है फोनिकुलम वल्गेयर। देखिए वल्गेयर, ये देखिए बेटा वल्गेयर, ये इसकी जाति है फोनिकुलम वल्गेयर। इसके बाद में इसका परिवार आता है कि ये किस परिवार से बिलोंग करती है या किस परिवार का सदस्य है ये। ठीक है ना। तो ये एपीएसी कुल का है। कौन से कुल का है? एपीएसी, जिसको आप हिंदी में अम्बेल फेरी कहते हैं। जो मैंने आपको बताया है, धनिया के अंदर बताया है बेटा, क्योंकि धनिया भी क्या है एपीएसी है। और यहां पर वानस्पतिक नाम फोनिकुलम वल्गेयर है, किसका? सौंफ का।
और इसका ओरिजिन देखिए कि ये कहां से आया है, क्योंकि ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये देखना, दक्षिणी यूरोप, दक्षिणी यूरोप तथा दक्षिणी यूरोप तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ये देखिए आप लोग, दक्षिणी यूरोप तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। यहां पर इस अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत पेश किया है कि इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिणी यूरोप भी है और भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। तो यहां पर इसका फैक्ट है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो यहां पर वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है कि एक तो आप लोग कह सकते हैं दक्षिणी यूरोप या फिर कह सकते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र। इसमें देखना, क्रोमोसोम संख्या देखना आप लोग, क्रोमोसोम नंबर संख्या देखिए इसकी, क्रोमोसोम संख्या 2n बराबर 22 होती है। ये ध्यान रखिए। गुणसूत्रों की संख्या भी आपको पता होना चाहिए कि इस फसल में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बाद में देखेंगे आप लोग इंपोर्टेंस देखना आप लोग कि इस फसल का क्या महत्व है। तो देखिए बेटा, इस फसल का महत्व देखिए, इंपोर्टेंट देखिए आप लोग, इंपोर्टेंट। किसी भी फसल को आप लोग शुरू करते हैं तो आप लोगों को महत्व की जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों को किसकी पता होना चाहिए? महत्व का पता होना चाहिए कि इसको बोने से किसान को क्या लाभ प्राप्त होता है। तो सौंफ की फसल क्या? सौंफ की फसल मसाले औषधि के लिए की जाती है। सौंफ की खेती, सौंफ की खेती मसाले एवं औषधि के लिए की जाती है। ये देखिए बेटा, यहां पर इसकी खेती है, वो किसके लिए की जाती है? मसाले एवं औषधि के लिए, क्योंकि इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे एनीथॉल है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें वाष्पशील ऑयल पाया जाता है जो विभिन्न कार्यों में या विभिन्न उपयोग में लिया जाता है। सौंफ का प्रत्येक भाग देखना, सौंफ का प्रत्येक भाग, सौंफ का प्रत्येक भाग खुशबूदार होता है। ये देखिए बेटा, यहां पर आपने देखा है कि सौंफ का प्रत्येक भाग क्या होता है? खुशबूदार होता है। आप लोग जैसे इसकी जो छतरी नुमा बनती है उसको भी आप लोग तोड़कर चबाते हैं तो भी खुशबू आती है, या आप लोग उसको सूंघते हैं तो भी आप लोग क्या करते हैं? उसमें खुशबू पाते हैं। तो ये ध्यान रखना, सौंफ के प्रत्येक भाग में क्या होता है? खुशबू होती है। सौंफ में वाष्पशील तेल, सौंफ में वाष्पशील तेल के साथ साथ चमक, सौंफ में वाष्पशील तेल के साथ साथ चमक, रंग व रेशा, चमक, रंग व रेशा उपस्थित होता है। रेशा इसकी गुणवत्ता, इसकी किसकी? सौंफ की। रेशा इसकी गुणवत्ता, इसकी किसकी? सौंफ की गुणवत्ता
गुणवत्ता, गुणवत्ता निर्धारण, निर्धारण के घटक हैं। देखिए बेटा, ये बिंदु देखना कि सौंफ में वाष्पशील तेल के साथ साथ, वाष्पशील तेल तो पाया जाता है, लेकिन इसके साथ में चमक, रंग व रेशा इसकी गुणवत्ता निर्धारण के घटक हैं। इसका निर्धारण कौन करता है? ये चमक है, रंग है, रेशा है। सौंफ रुचिकर, सौंफ रुचिकर, देखना, सौंफ रुचिकर, सौंफ रुचिकर, मधुर स्वाद, मधुर स्वाद, सौंफ रुचिकर, मधुर स्वाद और स्वाद के कारण, मधुर स्वाद के कारण इसके दाने को पीस कर सूप पीते ना, पानी में भिगोकर, पानी में भिगोकर पीते हैं बेटा, तो उससे क्या होती है? ठंड होती है। अचार, सूप, अचार, आचार नहीं, आप लोग आचार बोलते हैं ना, इसको अचार बोलते हैं, अचार। ये देखिए आप लोग, अचार, सॉस आदि भोज्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है। ठीक है ना बेटा? ये देखिए आप लोग, किसके दाने हैं, वो रुचिकर हैं, स्वाद को बढ़ाते हैं। हाँ, अब इसके बाद देखना, इसकी खेती राजस्थान में कहाँ कहाँ होती है, वो देखना बेटा आप लोग। सौंफ की खेती राजस्थान में सिरोही, कहाँ? सिरोही, देखना कहाँ होती है? सिरोही है, टोंक, जोधपुर, इसके बाद में देखना आप लोग बेटा, जोधपुर के बाद में देखिए टोंक है, जोधपुर, भरतपुर, पाली। ठीक है ना? कहाँ बताया? सिरोही, टोंक, जोधपुर, भरतपुर, पाली। और इसके बाद में है अजमेर, भीलवाड़ा। कहाँ है? अजमेर, भीलवाड़ा आदि जिलों में सौंफ की खेती की जाती है। ये देखिए बेटा, ये आपका इंपॉर्टेंस इस फसल में देखेंगे कि सौंफ की खेती मसाले में औषधि के लिए की जाती है, क्योंकि ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किसके लिए की जाती है? मसाले व औषधि के लिए। सौंफ का प्रत्येक भाग खुशबूदार होता है। सौंफ में वाष्पशील तेल, इसका वाष्पशील तेल में क्या पाया जाता है? एनीथोल। क्या पाया जाता है? एनीथोल। याद रखना बेटा, ये जेट का प्रश्न कई बार पूछ लेता है कि सौंफ में वाष्पशील तेल में क्या पाया जाता है, तो एनीथोल पाया जाता है, जो इसके स्वाद को बढ़ाता है। सौंफ में वाष्पशील तेल के साथ साथ चमक, रंग व रेशा इसकी गुणवत्ता निर्धारण के घटक हैं। सौंफ रुचिकर, मधुर स्वाद के कारण इसके दाने को पीसकर सूप, अचार, सॉस आदि भोज्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है। आदि भोज्य पदार्थ में उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखना, सौंफ की खेती राजस्थान में कहां कहां होती है? कई बार आपसे पूछ लेता है
सिरोही, टोंक, जोधपुर, भरतपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा आदि जिलों में की जाती है। इसके बाद में देखना बेटा, इस फसल का क्लाइमेट देखना कि जलवायु कैसी होनी चाहिए। इसकी सफल खेती के लिए क्लाइमेट देखेंगे। जलवायु देखिए, इसकी सफल खेती के लिए, किसकी सफल खेती के लिए, यहां पर आप लोग लिख सकते हैं सौंफ की सफल खेती के लिए शुष्क व ठंडा मौसम, शुष्क व ठंडा मौसम बहुत अच्छा रहता है। ध्यान रखना, इसकी बुआई के समय ठंडा मौसम और पकते समय कैसा मौसम होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए, इसकी सफल खेती के लिए शुष्क व ठंडा मौसम अच्छा रहता है। पौधे की वृद्धि के लिए यहां पर देखेंगे बेटा, पौधे की वृद्धि के लिए 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बहुत अच्छा रहता है। 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान श्रेष्ठ होता है या अच्छा होता है, तापमान अच्छा रहता है। ठीक है ना। दो शब्दों में हमने इस बिंदु को क्लियर किया है। इसकी सफल खेती के लिए शुष्क एवं ठंडा मौसम बहुत अच्छा रहता है। यहां पर देखना, ये देखिए बेटा, शुष्क पौधे की वृद्धि के लिए 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद भी देखेंगे आप लोग मर्दा देखेंगे। क्या देखेंगे? मर्दा। ये देखिए बेटा, स्पाइस क्रॉप में आपके यहाँ ये 4 नंबर पर है ये फसल, और ये अंतिम फसल है, ये 30वें नंबर की पर आती है फसल फेनल, जिसका नाम है सौंफ। ये आपकी क्रॉप्स के अंदर 30 नंबर है ये फसल, ये अंतिम फसल है। इसको ध्यान से देखना, ये कई बार इसमें से बड़ा प्रश्न भी बन जाता है। सौंफ उठा लेता है, जीरे की किस्म पूछता है, धनिया की किस्म पूछ लेता है, बीजदर पूछ लेता है, लेकिन ये फसल इसके अंदर बड़ा प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं। तो इसको आप लोग बिंदु वाइज अच्छी प्रकार से याद करना बेटा। तो यहां पर आपने जलवायु देखा है, इसके बाद में मर्दा देखेंगे कि इसकी खेती के लिए चूना युक्त दोमट मर्दा कैसी होनी चाहिए? चूना युक्त होनी चाहिए। भूमि में जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये कई बार आपको ये 2-4 पॉइंट है, वो अतिरिक्त पॉइंट बता रखा है, उसको अपने मस्तिष्क में रखना। तो चूना युक्त दोमट मर्दा, काली बलुई दोमट मर्दा, काली बलुई दोमट मर्दा अच्छी रहती है या श्रेष्ठ होती है। ध्यान रखना, इस प्रकार की मर्दा में बहुत ही अच्छी पनपती है। भूमि का पीएच मान देखना, 6.5 से 7.5 के मध्य इसकी खेती बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है बेटा। इसके बाद में देखेंगे आप लोग वैरायटी देखेंगे, उन्नतशील किस्म। ठीक है, उन्नतशील। यहां पर देखना, मैं बिंदु लिख रहा हूं, उन्नतशील। यहां पर देख लीजिए आप लोग, उन्नतशील किस्म नहीं आएगा, यहां आ जाएगा। ये देखिए, उन्नतशील किस्में। ठीक है, उन्नतशील किस्मों में पहला नंबर डालिए बेटा। ये देखिए, गुजरात सौंफ वन। आप लोग इसको GF1 के नाम से भी जान सकते हैं। गुजरात सौंफ वन, RF 101, ये 2 नंबर पर लिखिए। RF राजस्थान फेनल। ठीक है, राजस्थान की में आप लोग बुआई कर सकते हैं। कितना? ये RF
कितना बताया? 101। आरएफ 101, ठीक है ना। इसके बाद में देखना आरएफ 125, 125। इसके बाद में देखना 4 नंबर पर है आरएफ 143, ठीक है ना बेटा। ये एक सीरीज की किस्म है। इसके बाद देखना आरएफ 35 क्या है? 5वें नंबर पर है आरएफ 25, ठीक है ना। 6 नंबर पर है, 5 नंबर पर क्या बताया मैंने? आरएफ 25, और 6 नंबर पर है कोवन। इसके बाद में 7 नंबर पर देखना बेटा, 7 नंबर पर है उदयपुर एफ या उदयपुर सौंफ आप कह सकते हैं। उदयपुर एफ या उदयपुर सौंफ 31, उदयपुर एफ 31। 8 नंबर पर है उदयपुर एफ 32। ये किस्म याद होने वाली है। ये देखिए आप लोग, जितनी भी किस्में हैं, 7-8 किस्में हैं, इसको अच्छी प्रकार से आप लोग याद कर लेना। देखिए मैं दोबारा से बोल रहा हूं, इसको आप लोग अच्छी प्रकार से देखना, दिख रहा होगा आपको। गुजरात सौंफ 1 आरएफ 101, आरएफ 125, आरएफ 143, आरएफ 125, कोवन जिसको आप कोयम्बटूर 1 के नाम से जानते हैं, बहुत अच्छी किस्म है। इसके बाद में देखेंगे उदयपुर एफ 31, उदयपुर एफ 32। ये बहुत ही अच्छी किस्म है। ये दोनों किस्में उदयपुर से निकली हुई हैं, तो ये ध्यान रखिए। ये किस्म भी बहुत अच्छी हैं। ये चूर्णी फफूंद रोग रोधी किस्म है एफ 31 और एफ 32। ये इसके पीछे उदयपुर होना चाहिए क्योंकि ये वहां से निकली हुई है। तो नाम किसका, जहां पर से निकली है उसका नाम पीछे, और जिसका नाम है जैसे फेनल है या कोई किस्म है तो इसका नाम आगे होता है। तो यहां पर उदयपुर एफ 31, उदयपुर एफ 32, ठीक है ना। इसके बाद में देखेंगे आप लोग बीज दर देखेंगे, सीड रेट, बीज दर, क्योंकि ये बिंदु भी इंपॉर्टेंट है। आपने सारी बातें आपने अच्छी प्रकार से सुन लिया है। इसके बाद में आप लोगों को बीज दर का भी पता होना चाहिए कि यहां पर देखना, मैं पहले नंबर बता रहा हूं, यदि बीज आप लोग रोपण विधि से बुआई कर रहे हैं, रोपण विधि से बुआई करने पर 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज की मात्रा लेवें। कितनी बेटा? 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज लेवें। नंबर 2 है खेत में सीधे, क्या सीधे खेत में बुआई करने पर, सीधे खेत में बुआई करने पर बीज दर देखना कितनी लेनी है? 8 से 10 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से काम में लेवे। यहां पर आपके नोटबुक में दे रखा है 8 से 10 किलोग्राम, लेकिन बेटा यहां पर देखना, आप लोगों को मैं फैक्ट बता रहा हूं, आप लोग 10 से 12 किलोग्राम भी ले सकते हैं या 9 से 12 किलोग्राम बीज तक आप लोग ले सकते हैं। यह है फेक, लेकिन आपके यहां बुक में दे रखा है ये 8 से 10 किलोग्राम दे रखा है। तो यहां पर देखना, आप लोग 10 किलोग्राम से आप लोग आगे 12 किलोग्राम तक ले सकते हैं सीड रेट। तो यहां पर देखना, इसके रोपण की विधि से अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपको बेटा 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज लेना है। और सीधे खेत में बुआई कर रहे हैं आप लोग, रोपण विधि से जानते हो, जैसे रोपणी जानते हैं,
ओपनिंग जानते ना, जहां नर्सरी, हाँ नर्सरी की परिभाषा देखा है, सुना है क्या नर्सरी की परिभाषा है? वह सीमित स्थान जहां महंगे या कीमती बीजों की बुआई करके उन्हें सभी सुख सुविधाएं प्रदान करके एक स्वस्थ पौधा तैयार किया जाता है, उसको हम नर्सरी कहते हैं। शॉर्ट परिभाषा देखेंगे आप लोग, जिसको आप लोग रोपणी, यहां पर रोपण आया तब बताया हूं, लेकिन मैंने यहां पर क्या लगा दिया, रोपण के क्या कर दिया, रोपणी कर दिया। रोपण का मतलब ट्रांसप्लांटिंग, मीन्स जहां से पौध तैयार किया है उसको उखाड़ कर अन्य स्थान पर ले जाना, जिसको हम कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग। क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटिंग। यहां पर रोपण दिया है तो ये ट्रांसप्लांटिंग हो रहा है। तो आप लोग सीमित क्षेत्र में कीमती बीजों की बुआई करके उन्हें सभी सुख सुविधाएं प्रदान करके एक स्वस्थ पौधा तैयार किया जाता है, क्योंकि उस सीमित क्षेत्र में किसान संपूर्ण सुख सुविधाएं दे देता है। क्योंकि अगर पौधे को, छोटे पौधे को अगर संपूर्ण सुख सुविधा नहीं देता है किसान, तो वो समय रहते हुए चला जाता है। तो ये ध्यान रखिए बेटा, क्योंकि वो सीमित क्षेत्र होता है, उसकी निराई गुड़ाई भी कर लेता है, कीट व्याधियों से भी सुरक्षा कर लेता है। यदि वो लंबे क्षेत्र में बीजों की बुआई करता है तो किसान वहां तक नहीं पहुंच पाता है, और पौधा जर्मिनेट हुआ है या नहीं हुआ है, हो गया है, तो उसको समय पर खाद उर्वरक नहीं लगता है और वो चला जाता है। तो ये ध्यान रखो, क्योंकि बहुत छोटे पौधे को बेटा बहुत सुविधा देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो यहां पर देखना, इस विधि से यदि पौध बनाकर आप लोग बुआई कर रहे हैं तो इसमें 3 से 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, और आप लोग बिखेर कर या सीड ड्रिल मशीन के द्वारा आप लोग बुआई कर रहे हैं तो आप लोग 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज लेवे। ये कई बार जेट के एग्जाम में पूछा हुआ है कि सौंफ की बीज दर बताइए, क्योंकि उस समय आप लोग याद तो करके जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं, गलत कर देते हैं। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है हमारा सीड ट्रीटमेंट, बीजोपचार। क्या है? बीजोपचार। ये देखिए आप लोग, ये देखना बेटा, 2 ग्राम कार्बेंडाजिम, ये कोई जरूरी नहीं है कार्बेंडाजिम ले, आप लोग थायरम भी ले सकते हैं। ये लो, मैं थायरम लिख देता हूं, थायरम, ठीक है, ये थायरम लिख दिया है, ये लो बेटा, थायरम भी ले सकते हैं आप लोग, और कार्बेंडाजिम भी ले सकते हैं, कैप्टान भी ले सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको फंगिसाइड्स बहुत सारी दवा बता दी है, उसमें से आप लोग कोई भी ले सकते हैं, एक दवा ले सकते हैं, ठीक है ना। 2 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से बुआई करें। ये देखना बेटा, यहां पर बीज को बोने से पहले, बीजोपचार कर रहे हैं तो बीज को बोने से पहले करेंगे या भूमि में आप लोग बुआई कर देंगे उसके बाद में करेंगे? नहीं, क्योंकि सीड ट्रीटमेंट करना होता है पहले ही होता है। अगर चाहे वो सोइल हो चाहे बीज हो, दोनों को बुआई करने से पहले ही उपचारित करना चाहिए, अन्यथा ऐसे फंगस और इंसेक्ट होते हैं बीज के अंदर और मृदा के अंदर जो बीज को जर्मिनेट नहीं होने देते हैं। तो ये ध्यान रखिए बेटा, इसको बीज को बोने से पहले 2 ग्राम कार्बेंडाजिम या थायराम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें। ये देखिए यहां पर हिसाब से उपचारित करें। इसके पश्चात, ये देखना, इसके पश्चात या इसके पश्चात क्या करेंगे? ट्राइकोडर्मा विरडी, ये मित्र फफूंद है विरडी। ये देखिए आप लोग, यहां पर लिख रहा हूं मैं, इसको याद कर लेना, ये कल्चर है, तो इससे आप लोग, इसका कल्चर कौन सा है? ट्राइकोडर्मा विरडी से उपचारित करके बुआई करें। ये देखिए बेटा, यहां पर ट्राइकोडर्मा विरडी है, ये कल्चर है जिसको आप लोग मित्र फफूंद के नाम से जानते हैं। यदि इससे आप लोग बीज को आप लोग कार्बेंडाजिम किया है या थायरम से किया है या कैप्टान से किया है, उसके बाद में क्या करना है? ट्राइकोडर्मा विरडी से आप उपचारित करके बीज की बुआई कर देवें। इससे क्या है, मृदा संबंधित और बीज संबंधित जो भी फंगस होती है, जो भी कवक होता है, वो नष्ट हो जाता है और हमारा बीज
बहुत ही अच्छा जर्मिनेट करता है या अंकुरित होता है। ठीक है ना बेटा। तो इस सौंफ के बारे में आप लोग एक बार दोबारा से देखिए कि इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फेनल कहते हैं, हिंदी में सौंफ। इसके बाद देखना इसका वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम, तो इसका वानस्पतिक नाम देखना, बॉटनी का नेम देखिए आप लोग, फोनिकुलम वल्गेयर। इसके बाद में इसका परिवार देखना, एपिएसी, जिसको हम अम्बेल फेरी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखना क्या, ओरिजिन का अर्थ होता है उत्पत्ति स्थान। तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, दक्षिणी यूरोप तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। इसके बाद देखना आप लोग गुणसूत्रों की संख्या, क्योंकि ये बिंदु आपके बुक में भी नहीं है, क्योंकि बच्चे इसमें दिक्कत आती है, कभी कभार प्रश्न पूछ लेते हैं तो आप लोगों को पता नहीं रहता है और प्रश्न गलत कर देते हैं बेटा। तो मैंने यहाँ पर गुणसूत्र का बिंदु लिया है, तो ध्यान रखना इसमें 2n बराबर 22 होता है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद में देखना इसका इंपॉर्टेंट है, सौंफ की खेती मसाले व औषधि के लिए की जाती है, क्योंकि औषधि विभिन्न औषधियाँ दवाइयाँ बनाने के लिए भी इसका निर्माण करने के लिए भी इसका उपयोग लिया जाता है। किसका, सौंफ का, क्योंकि सौंफ वास्तव में औषधि एक प्रकार से औषधि है जो मनुष्य के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का कार्य करती है। ठीक है। इसके बाद देखना सौंफ का प्रत्येक भाग क्या होता है, खुशबूदार होता है। वो किसके कारण से होता है, एनिथोल पाया जाता है इसके अंदर। क्या पाया जाता है, एनिथोल। सौंफ में वास्तविक तेल के साथ साथ चमक, रंग व रेशा इसकी गुणवत्ता निर्धारण के घटक हैं। सौंफ रुचिकर, बहुत अच्छी लगती है अगर सौंफ खाते हैं। ठीक है ना। आप लोग खाया करो सौंफ के साथ में चीनी हो या मिश्री हो, इसके साथ में खाते हैं तो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम भी अच्छी प्रकार से रहता है। सौंफ रुचिकर मधुर स्वाद के कारण इसके दाने को पीसकर सूंफ का मतलब होता है इसको रात भर पानी में भिगोया जाता है और सुबह उठकर मिश्री के साथ में इस पानी और सौंफ को पीसकर पिया जाता है, इसको हम सूप कहते हैं। या अचार जैसे केरी का है, नींबू का है, आप लोग जो भी अचार बनाते हैं उसके अंदर आप लोग सौंफ डालते हैं। ठीक है ना। इससे क्या है कि डाइजेस्ट सिस्टम खराब नहीं होता है, आपकी सरलता से पच जाती हैं और उस अचार के अंदर गंध बनी रहती है, स्वाद बना रहता है। ठीक है ना। इसलिए आप लोग अचार में डालते हैं। सॉस है, जैसे टमाटर का सॉस बनाते हैं तो आप लोग इसको पीस कर वगैरह इसमें सॉस में डाल देते हैं, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वैसे सॉस के अंदर सौंफ नहीं गिरती है, लेकिन आज जो नई टेक्निकल से सॉस बनाया जा रहा है उसके अंदर सौंफ का उपयोग किया जा रहा है, जो केवल उसमें क्या है सुगंध उत्पन्न करने के लिए डाला जाता है। बाकी इसमें इतना सौंफ, वास्तविक बात है कि सॉस में सौंफ डालनी नहीं चाहिए पहले बात तो, लेकिन यहाँ पर जो आज जो नई टेक्निकल आ रही है उसके अंतर्गत क्या है सौंफ डाल रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था, इसमें जितनी भी जो सॉस निर्माण करने की सामग्री थी उसमें किसी प्रकार का कोई सौंफ का टॉपिक नहीं था, लेकिन अभी आपके इसी बुक के अंदर दिया है कि सॉस के अंदर सौंफ डाली जाती है। तब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि सॉस में भी सौंफ डाली जाती है। जैसे अपने यहाँ बनाते हैं तो उसमें सौंफ का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें इतना स्वाद नहीं आता है जितना आप लोग जीरे वगैरह को पीस कर आप लोग करते हैं। तो ये ध्यान रखना। सॉस आदि में भोज्य पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। आदि भोज्य पदार्थों में सौंफ का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखना मैं लिख देता हूँ, सौंफ का उपयोग किया जाता है। ठीक है। सौंफ की खेती राजस्थान में सिरोही, टोंक, जोधपुर, भरतपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा आदि जिलों में की जाती है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 जिलों में सौंफ की खेती की जाती है। ठीक है ना। तो ये पूरे राजस्थान को सप्लाई करती हैं। इतने 7 जिलों में जो सौंफ होती है ना, वो सौंफ है पूरे 33 जिलों में सप्लाई करती हैं। ठीक है ना। इसके बाद देना उन्नतशील किस्में आपको मैंने बताई ये सॉरी, इसके बाद में आपको जस्ट बिंदु बताया था क्लाइमेट, जलवायु इसकी सफल खेती के लिए शुष्क व ठंडा मौसम बहुत अच्छा रहता है। पौधे की वृद्धि के लिए 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इसके बाद में आप लोग आइए मृदा, इसकी सफल खेती के लिए चूना युक्त दोमट मृदा, काली बलुई दोमट मृदा, या आप ऐसे कर सकते हैं वह या काली बलुई दोमट मृदा बहुत अच्छी रहती है। भूमि का पीएच मान
6:30 से 7:30 के मध्य होना चाहिए। इसके बाद में आप लोग किसके बारे में देखेंगे, उन्नतशील किस्म के बारे में देखेंगे, जो आपको मैंने बताया है, पहले नंबर पर बताया है गुजरात सौंफन। यदि आप इसको शॉर्ट में लिखना होता है तो GF कर दीजिए, GF1, RF 101, RF 125, RF 143, RF 25, ठीक है ना। को 1 उदयपुर सौंफ 31, उदयपुर सौंफ 32, ठीक है ना। ये 8 किस्म है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, एक सीरीज की मैंने किस्म ली है, आप लोग इस सीरीज को अच्छी प्रकार से याद करना। इसके बाद में जस्ट आप लोग क्या करेंगे, ये बिंदु पूरा होते ही क्या करेंगे, बीज का निदान करेंगे कि कितना बीज लेना है और आप लोग किस विधि से बुआई कर रहे हैं। तो आप लोग अपने दिमाग में बिंदु रखेंगे तो आपकी फसल अपने आप ही ऑटोमेटिक सही हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग रोपण विधि से बुआई करना चाहते हैं तो आपको लेना होगा 3 से 4 किलोग्राम बीज लेगा प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और इसके बाद में सीधी खेत में बुआई कर रहे हैं आप, तो आप लोगों को लेना होगा 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज लेंगे, ठीक है। उसके बाद में बीजोपचार है, तो आप लोग बीज को बोने से पहले 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें। इसके बाद क्या करेंगे, ट्राइकोडर्मा विरिडी नामक कल्चर से बीज को उपचारित करके बुआई कर देंगे। इससे बीज संबंधित और मृदा संबंधित रोग हैं, कीट हैं, वो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो देखना बेटा, आज का जो ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप लोग लाइक करना, शेयर करना। यदि चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।